दोस्तों, आज की कहानी है बेटा बहू हमें तुम्हारे घर में नहीं रहना। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। स्वराज जी, हम कह रहे हैं ना कि मत चलिए बेटे बहू के पास, यहीं रहते हैं ना अपने घर में, वहाँ जाकर बंद कर रह जाएंगे। यहाँ हमारे घर में हर चीज हमारे हिसाब से है, वहाँ उनके घर में उनके हिसाब से होगा। आगे हमारा शरीर और थक ही रहे, वहाँ जाकर उन पर बोझ बनकर रह जाएंगे। वो अपना स्वतंत्र जीवन जी रहे, हम अपना स्वतंत्र जीवन जी रहे, क्यों उनकी जिंदगी में दखल अंदाजी करना। वैसे भी आजकल के बच्चे हम बड़े बुजुर्गों को ज़्यादा पसंद नहीं करते, उनकी नज़रदाजी हमसे बर्दाश्त नहीं होगी। रामेश्वर जी ने अपनी पत्नी स्वराज जी को समझाते हुए कहा, हम भी वहाँ नहीं जाना चाहते, लेकिन अमर और अदिति का फोन कई बार सूखा है, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे तो चलते हैं ना, उनका नया घर बन रहा है। बच्चों की खुशियों को अपनी आंखों के सामने देखने का सुख ही अपने आप में अद्भुत निराला होता। स्वराज जी हुलसते हुए पति से बोली, कौन से घर की बात कर रही हैं आप, जहाँ हमारे लिए कमरा भी नहीं होगा। वह ने सिर्फ अपनी सुख सुविधाओं का ध्यान रखा होगा, हमारी किसी बात की तो याद भी नहीं आई होगी उन्हें। आजकल के बच्चे बहुत ज्यादा स्वार्थी हो चुके, उन्हें सिर्फ अपना सुख अपनी खुशियाँ दिखाई देती हैं, माता पिता की नहीं, बल्कि माता पिता तो उन्हें अपनी खुशियों की राह में रोड़ा लगते हैं। तो कौन सा हमें वहाँ हमेशा रहना है, वहाँ मन नहीं लगेगा तो वापस आ जाएंगे अपने घर, चलते हैं, वरना आगे से बेटा बहू पूछना भी छोड़ देंगे। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, लेकिन हमारी बात भूलिएगा मत, हम साथ जा रहे हैं, साथ ही वापस आएंगे। वहाँ जाकर बेटे के मुंह में पति को मत भूल जाइएगा कि बेटे ने रोक लिया तो आप रुक गई। हाँ हाँ, याद रखेंगे। वैसे भी हमारे लिए सबसे पहले आप आए हमारी जिंदगी में, तभी तो बेटा आया। स्वराज जी लाज से दोहरी होते हुए बोली। रामेश्वर जी और स्वराज जी दोनों निज समय पर बनारस पहुंच गए। स्टेशन पर बेटे ने गाड़ी भेज दी। ड्राइवर को देखकर रामेश्वर जी स्वराज जी को इशारा किया और बोले, लो देख लो, आपका लाडला खुद नहीं आ पाया। आपने पैसे का रोक दिखाते हुए ड्राइवर के साथ गाड़ी भेज दी। चलो भाई, आगे आगे देखते हैं होता है क्या। रामेश्वर जी ने मुस्कुराते हुए कहा। उधर स्वराज जी मन ही मन सोच रही, कहीं इनकी बातें सच साबित ना हो जाए। सोचों में घूम ही थी कि घर आ गया। बेटे अमर ने लपकते हुए गाड़ी का दरवाजा खोला और सबसे पहले अपनी माँ का हाथ पकड़कर गाड़ी से उतारा, फिर अपने बाबूजी की तरफ अपना हाथ बढ़ाया तो रामेश्वर जी बोले, बरखुरदार, अभी हम इतने बूढ़े भी नहीं हुए कि गाड़ी से उतरने के लिए तुम्हारे हाथों का सहारा लेना पड़े। सॉरी पापा, वह ध्यान नहीं रहा, माँ के घुटनों में तकलीफ रहती है तो उन्हें हाथ पकड़कर उतारा तो गलती से आपकी तरफ भी हाथ बढ़ा दिया। अमर सच पकाते हुए बोला, घुटनों में तकलीफ तो अब इनके भी रहती है, बगैर सड़ी के अब नहीं चलने देती, लेकिन जबरदस्ती का रौब दिखाने की आदत है। तुम बुरा मत मानो, अपने बाबूजी की आदत तो जानते ही हो, हमेशा से ऊपर से सख्त, अंदर से मुलायम नारियल की तरह। उन्हें तुम्हारा इस तरह से हाथ देना अच्छा बहुत लगा होगा, लेकिन वह हमारे सामने जताएंगे नहीं। अरे माँ, मैं आपसे ज़्यादा अच्छी तरह जानता हूँ अपने बाबूजी को, आप परेशान ना हो। चलिए अब अंदर चलते हैं।
रामेश्वर जी और स्वराज जी बेटे अमर के साथ घर के अंदर जाने के लिए बढ़े तो घर के बाहर नेम प्लेट लाल रंग के कपड़े से ढकी देखकर रुक गए और बोले, ये नेम प्लेट ढकी क्यों है? वो बस बाबूजी, मैंने और अदिति ने सोचा आपके और माँ के हाथों इस नेम प्लेट का अनावरण होगा तो बहुत शुभ होगा, इसलिए अभी इसे ढक कर रखा है। अब आप लोग आ गए तो सबसे पहले ये शुभ काम होगा। तब तक बहू अदिति सुंदर साड़ी पहने सर को ढके एक सजा हुआ थाल लेकर आ गई और सास ससुर के शरण संपर्श की और बोली, माँ बाबूजी, अब आप लोग अपने हाथों से ये लाल कपड़ा हटाइए। बहू अदिति के हाथों में आरती का सजा हुआ थाल देकर दोनों बुजुर्गों ने आग से शंकित होकर एक दूसरे को देखा, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। फिर ये सोचकर शायद कोई विशिष्ट अतिथि आ रहा होगा, उसके स्वागत की तैयारी, ये सोच विचारों को विराम देकर नेम प्लेट का कपड़ा हटाने के लिए आगे बढ़ गए। पंडित जी ने मंत्रोच्चार आरंभ किया और दोनों लोगों ने शुभ मुहूर्त में नेम प्लेट पर से लाल कपड़ा हटाया और उस पर जो नाम अंकित था दोनों विस्फारित नेत्रों से देखते रहे और उनकी आंखों में आंसू सलसला उठे। उन्हें तो लगा था नेम प्लेट पर बेटे बहू का नाम अंकित होगा, लेकिन वहाँ तो बड़े बड़े सुंदर शब्दों में रामेश्वर विला अंकित था। उसके नीचे अमर और अदिति का नाम अंकित था। रामेश्वर जी ने पीछे खड़े बेटे का हाथ पकड़कर अपने आगे किया और उसे अपने सीने से लगाकर आशी वचनों की बौछार करते हुए उसका ललाट चूम लिया। स्वराज जी ने अपनी बहू अदिति को गले लगाकर ढेरों आशीर्वाद देते हुए सुन लिया। माँ बाबूजी, घर का नाम कैसा लगा? आप दोनों के नाम को मिलाकर रखा है रामेश्वरम विला। अरे इतने अरमानों से घर बनवाया था तो पहले अपना नाम डलवाते, हमारा क्यों डलवाया? क्योंकि इस घर पर और हमारे ऊपर सबसे पहला हक आप दोनों का और आप भूल गए बापूजी। जब हमारा घर बना था और मैं जिद पर अड़ गया था कि पहले मेरा नाम लिखा जाएगा तो आपने पहले मेरा नाम ही लिखवाया था। उस समय आपने मेरी जिद पूरी की थी। आज मैंने अपना सपना पूरा किया। मेरा सपना था जिस दिन अपनी कमाई से घर खरीदूंगा तो नेम प्लेट पर पहला नाम मेरे माँ बाबूजी का होगा, उसके बाद मेरा और अदिति का। अमर ने भावुक होते हुए कहा। और बहू, उसने कोई आपत्ति नहीं की, उसे तो हमारा साथ बिल्कुल नहीं भाता था। स्वराज जी ने हिचकिचाते हुए कहा, क्योंकि अदिति वहीं खड़ी थी बंगल में। माँ जैसा व्यवहार में आप दोनों के साथ करती थी, जब वही व्यवहार अपने भाई भाभी को अपने माता पिता के साथ करते देखा तो अपने व्यवहार पर बहुत ज़्यादा गलानी हुई। चलिए बाकी बातें बाद में बैठकर करेंगे, पहले आप दोनों का गृह प्रवेश करते। गृह प्रवेश हमारा क्यों, बच्चों के घर में माता पिता का गृह प्रवेश कभी सुना भी है? रामेश्वर जी और स्वराज जी आज से संकित होते हुए बोले, ना सुना हो आपने, कोई बात नहीं, लेकिन हमें अपने माता पिता का गृह प्रवेश करना है, तभी वह घर में प्रवेश करेंगे। कहते हुए अमन और अदिति ने आरती का थाल लेकर रामेश्वर जी और स्वराज जी को तिलक लगाया, फूल बरसाए और आरती उतारी। उसके बाद गृह प्रवेश करवाया। बेटे बहू के ऐसे स्वागत से दोनों लोग अभिभूत हुए जा रहे थे। खुशी के इन पलों में उनकी आंखें सलकी जा रही थी। उन्हें तो ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन आज बच्चों ने उम्मीद से बढ़कर माता पिता का